हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम, प्रवाह प्रणाली। उसी में हम लोग सारी नदियों के बारे में पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है ये टॉपिक, गर्म जल कुंड। तो आइए अब देख लेते हैं कौन कौन सा प्रमुख जल कुंड है बिहार में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है इसमें, सदाबहारी एवं मौसमी नदियों के अतिरिक्त बिहार में जल के अन्य प्रमुख स्रोत हैं, जिसे हम लोग गर्म जल के सोते या कुंड, जलप्रपात, झील आदि बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कहाँ कहाँ है ये देखिए, गया, नालंदा और मुंगेर। इस क्षेत्र में जो है आपका, वो आपका क्या है, गर्म जल के स्रोत, ठीक है, कुंड। जैसा कि राजगीर का फेमस है। उसके बाद सोते प्राकृतिक जल के वैसे स्थल को कहा जाता है जहाँ जल भूभाग से स्वतः बाहर आता है। इसके लिए कोई आपको अलग से बोरवेल या कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ब खुद पानी है जो धरती से बाहर निकलते रहती है। यह भूगर्भिक गर्म जल है जो भू प्रॉपर्टी से निकलती है। इस जल का तापमान आपका कितना होता है, तो ये 300 सेंटीग्रेड से लेकर 700 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। गर्म जल होने का कारण मृत ज्वालामुखी का मुख। अब ये जो गर्म जल है वो क्यों गर्म निकल रहा है, तो उसका, तो ये गर्म जल होने का जो कारण है आपका क्या है, देखिए, एक तो हो जाएगा आपका मृत ज्वालामुखी का मुख तथा रेडियो एक्टिव खनिज। ये दो कारण की वजह से जो पानी निकलता है वो गर्म निकलता है। इस जल में पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण और गंधक आदि पाए जाते हैं। बिहार में गर्म जल के प्रमुख केंद्र देखिए राजगीर तथा मुंगेर क्षेत्र हैं। इन जल कुंडों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ के जल का साल भर तापमान लगभग एक समान रहता है। सबसे खास विशेषता क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, चाहे मौसम सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो। इसका जो तापमान है इन जलकुंड का, वो बिल्कुल एक समान अवस्था में बनी रहती है, न ज़्यादा घटती है न ज़्यादा बढ़ती है। तो अब इसके बाद देखिए राजगीर में स्थित जो है प्रमुख जलकुंड उसका है, एक है सप्तधारा, जिसे सप्तधारवा जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। फिर है ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमू कुंड। ये जो है आपका राजगीर का गर्म जल कुंड है। इसमें सर्वाधिक गर्म जल जो है आपका ब्रह्म कुंड का है। आप लोग में बहुत लोग यहाँ गए होंगे, तो जो सबसे बड़ा जो दिखता है आपका मेन जो कुंड है वो आपका ब्रह्म कुंड ही है, जिसका तापमान 870 सेंटीग्रेड है। जबकि अन्य जलकुंड का तापमान 700 सेंटीग्रेड रहता है। मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः खड़गपुर की पहाड़ियों से स्थित है। यह यहाँ एक प्रमुख जल कुंड जो कि सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, जन कुंड और लक्ष्मीश्वर कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड और भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सब आपका कुंड है। इसमें लक्ष्मण कुंड का सब सर्वाधिक गर्म जो है, जैसे राजगीर में आपका ब्रह्म कुंड का, तो यहाँ पे आपका सर्वाधिक जल है वो लक्ष्मण कुंड का है। इसके अतिरिक्त गया के अग्नि कुंड नामक गर्म जल कुंड पाया जाता है। अग्नि कुंड जो है गया में, वो गया में पाया जाता है। अब है देखिए बिहार का प्रमुख जल कुंड, देख लेते हैं क्या करके कि प्रमुख कौन कौन है, जिस जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखिए पहला हो गया आपका ब्रह्म कुंड, जो सबसे फेमस है। इसका स्थान जो है आपका कहाँ है, तो इसका स्थान है आपका राजगीर में, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड, ध्यान रखिएगा। नाम है इसका सप्तधारा या सतधरवा, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। ऐसा मान्यता है कि ये डिफरेंट 7 सोर्सेस से मिलकर जो निकलता है 7 धारा से, इसलिए इसको सतधरवा बोलते हैं। स्थान इसका आपका राजगीर। नेक्स्ट है आपका, ये था पहला, ये है फिर नेक्स्ट सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहाँ है, ये भी राजगीर में है। फिर नाम आपका नेक्स्ट है मखदूम कुंड, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये भी राजगीर में है। तो यहाँ पे देखिए ये सब हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। उसके बाद राजगीर के बाद ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, तो इस सबका स्थान दिया गया है। तो ये मुंगेर। और देखिए अब उसके बाद है, उसके बाद जो है आपका वो है आपका जलप्रपात। तो जलप्रपात आइए देख लेते हैं। जलप्रपात वैसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहाँ नदी पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र में तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है। तो हम लोग जलप्रपात किसको कहते हैं, वैसी भौगोलिक स्थिति को जहाँ नदी, जो नदी है वो पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र से, अगर ये पठार है और यहाँ से अगर कोई नदी है
और ये तेज़ी से यहाँ पर आने के बाद देखिए, अगर ये पठार यहाँ खत्म होता है या ढलान है तो यहाँ से जो भी पानी आएगा वो काफ़ी तेज़ी से आएगा। तो ऐसे स्थिति को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जलप्रपात। जहाँ कठोर और मुलायम चट्टान क्षैतिज अवस्था में रहती है वहाँ मुलायम चट्टान का तेज़ी से अपर्दन होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे पानी गिर रहा है और यहाँ का जो पत्थर है वो सॉफ्ट है, तो यहाँ क्या होगा, अपर्दन, इरोजन जो होगा बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है ऊपर से ये इस मिट्टी या पठार जो भी यहाँ पे पत्थर है उसको अपर्दन करेगा, यानी कि इरोजन कर देगा इसका। नेक्स्ट है उसके बाद, उपयुक्त परिस्थिति में जल तेजी से ऊपर नीचे गिरने लगता है। बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्रों में, जहाँ की रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, गया, नवादा आदि जिलों में पाया जाता है। जिसमें से आपका नवादा में जो है आपका कौन सा है बताइए, ककोलत जलप्रपात, जिसपे अभी टूरिज्म के तौर पे इसको विकसित किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा जगह है ये, आप लोग में से बहुत लोग गए भी होंगे यहाँ, जो बिहार के रहने वाले हैं उनको तो ये पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात, देखिए ककोलत जलप्रपात, ककोलत पहाड़ी नवादा में स्थित है। यह नवादा से 16 किलोमीटर, देखिए इसकी लोकेशन क्या है इसका, नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर यानी कि 160 फीट है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि आपका ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन मुख्य प्रपात की ऊंचाई 24 मीटर 80 फीट कुल इसका अगर हाइट देखा जाए तो 47 मीटर है। बट जो पानी गिरने का देखिए इस तरह से है, इसका इस तरह से नीचे से हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद ये हो गया आपका जहाँ पानी गिरता है, और यहाँ से ये जो अचानक से हाइट यहाँ पे और यहाँ से आपको ऐसे पानी गिरता है, इस देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ का हाइट जो आपका बोल रहा है, ये वाला हाइट कितना है, 24 मीटर। और इधर जो है आपका कुल जो हाइट है आपका, अगर यहाँ से देखा जाए नीचे से, जहाँ से हम लोग सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो वो कुल हाइट हो गया आपका 47 मीटर। अब उसके बाद देखिए आपका है कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से ककोलत जलप्रपात बना है। देखिए 7 धाराओं, ये भी 7 धाराओं से मिलकर बना है, जो कि सारी धाराएं कहाँ से, कोडरमा पठार से आ रही है। सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण कनहर नदी द्वारा हुआ है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ताराचंडी पहाड़ी रोहतास में काब नदी पे धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात खादर को रोहतास जिले के जिले के छान पापर नामक स्थान पर स्थित है। इसकी ऊंचाई आपका कितना है, तो 90 मीटर। अन्य जलप्रपातों में भोजपुर जिले में फुलवरिया नदी का जियार खुंड जलप्रपात प्रमुख है। तो आइए आपको यहाँ पे टेबलर फॉर्म में देख लेते हैं, एक करके, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो बिहार का प्रमुख जलप्रपात है। तो देखिए पहला जो है आपका ककोलत है, नदी जो है इसमें कैसे फॉर्म हो रहा है, तो यह कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा है, 7 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। स्थान इसका ककोलत नवादा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका सुखलदरी, ये किस नदी से बना है, तो ये कनहर नदी से बना है, ध्यान रखिएगा। इसका स्थान क्या है, तो रोहतास है। और ये जो जलप्रपात का नाम है वो है धुआं कुंड, याद रखिएगा। इसका हाइट है 30 मीटर। अब उसके बाद जो है ये किस नदी से बना है, तो काव धोवा। फिर है अब नेक्स्ट जो था ये धुआं कुंड, वो किस नदी से बना है, तो वो है काव धोवा। अब है स्थान जिला, तो ये चारा चंडी रोहतास में है। नेक्स्ट है आपका जलप्रपात का नाम, तो ये है दुर्गावती खादर को इसका बोलते हैं, और इसकी हाइट है आपका 80 मीटर। और ये नदी आपका दुर्गावती से बनता है। फिर इसका जो स्थान है वो भी कहाँ है, छान पापर रोहतास में। ध्यान रखिएगा, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो यह छान पापर रोहतास में। नेक्स्ट जो है आपका यह जियार खुंड, ये फुलवारिया नदी से बनता है, और इसका स्थान है जियार कुंड भोजपुर यानी कि आरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तमासीन ये किस नदी से बना है, तो महाने से, और इसका स्थान है आपका खुआरीदा, इसका हाइट है 180 मीटर। ये नेक्स्ट है आपका खुआरीदा, ये यहाँ तक था। अब नेक्स्ट है आपका खुआरीदा जलप्रपात का नाम है, और ये असाने नदी से बना है, और इसका लोकेशन है आपका रोहतास। नेक्स्ट है आपका राकिन कुंड, ये आपका जलप्रपात का नाम है, और ये नदी गायघाट से बना है, और इसका भी स्थान है रोहतास। नेक्स्ट है आपका उखारिन कुंड, इसका हाइट है आपका 90 मीटर, नदी गोपत से बना है, और ये भी रोहतास में है। तो जैसे देख सकते हैं एक नवादा, और अधिकतर आपका जो है रोहतास में है। फिर है आपका सुआरा 120 मीटर, नदी है पूर्वी सुआरा, और ये भी आपका कहाँ है, रोहतास में है। यहाँ पे जितने भी प्रमुख आपके
दिए गए थे। दो और है, देख लेते हैं। देवदारी कर्मनाशा नदी पे से बना है, यह रोहतास पठार में है। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम जो है आपका वो रोहतास के ही क्षेत्र में है। उसके बाद है तेलहर कुंड, और ये पश्चिम छुआरा, ये भी रोहतास के पठार से बना है, मतलब स्थान इसका। तो यहाँ पे जितने प्रमुख आपके जलप्रपात है उसका एक बार लिस्ट आप देख ही लिए, एक एक करके आप फिर से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस जलप्रपात से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका झील। झीलों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में जितने भी झील पाए जाते हैं। तो बिहार के मैदानी भागों में अनेक प्राकृतिक झील पाई जाती है। जो भी मैदानी भाग है, मैदानी भाग यानी गंगा का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये बीच में गंगा हो गया, तो इस लोकेशन पे बहुत सारे झील पाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो उत्तरी बिहार के मैदान में निम्न ढाल के कारण नदी का वेग अत्यंत मंद होता है। इस कारण नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को ढोने में असमर्थ होने लगती है। फलस्वरूप देखिए इसी के वजह से क्या होता है, विश्वकार प्रवाह का निर्माण होने लगता है, मतलब इस टाइप से। विष सर्पाकार प्रवाह, जैसे विष सर्पाकार का मतलब हो गया जैसे सांप सांप जैसे चलती है इस टाइप से पूरा घूम घूम कर, ये हो जाता है आपका प्रवाह। एवं नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन, जो आपका हर बार बाढ़ के समय जो मार्ग परिवर्तन हो जाता है उसके कारण गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा गोखुर झील का, देखिए तो किस तरह का झील का निर्माण करती है ये सब सारी नदियाँ, ये गोखुर झील का निर्माण करती है। उत्तरी बिहार के मैदान में पाए जाने वाली मुख्य झीलों में कांवर झील, इसका नाम ध्यान रखिएगा, आगे पता चलेगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या कांवरताल, कुशेश्वर स्थान झील, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। घोघा झील, घोघा चाप, सिमरी, बख्तियारपुर झील, उदयपुर झील आदि प्रमुख हैं। ये जितने प्रमुख हैं, और उसमें भी सबसे प्रमुख जो है आपका कांवर झील और कांवरताल बोलते हैं वो, और साथ में कुशेश्वर स्थान, ये दोनों का तो नाम आप बैठा लीजिए दिमाग में। अब जो है उसके बाद ये सारे प्रमुख थे। उसके बाद है झीलनुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में क्या बोलते हैं, ताल या चौर या मन आदि नामों से जाना जाता है। जो झीलनुमा जो है, अगर बहुत बड़ा एरिया में पानी अगर भरा हुआ है तो झीलनुमा दिखता है, तो उसको उत्तर बिहार में क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ताल या चौर या मन। ध्यान रखिएगा, शब्द ऐसे कीवर्ड से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कुछ नहीं है, सब सिंपल है, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा सब आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट आपका ये जलमग्न क्षेत्र आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड कहलाते हैं। और इसमें आपका देखिए प्रमुख झील कौन कौन सा है, तो आइए अब एक एक करके प्रमुख झील के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि उसका जो भी लोकेशन है उसकी खासियत क्या है वो सारा हम लोग इसमें स्टडी कर लेंगे। आपको समय लगेगा लेकिन कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। आप वन लाइनर पढ़िएगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा, तो डिटेल में पढ़ना आपको एक बार ज़रूरी है। आप एक बार यहाँ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में। तो आइए हम लोग देखते हैं कांवर झील को। कांवर झील बेगूसराय के मंझौल गांव में है। अब बोलेगा कांवर झील जो भी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, तो इसको ऑफिशियली वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है। तो आइए इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो इसका लोकेशन जो है आपका वो है मंझौल गांव में। कहाँ, तो बेगूसराय में। ध्यान रखिएगा कांवर झील एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, कहाँ है, तो बेगूसराय में। अगर और अंदर जाके पूछता है तो आपको गाँव का नाम याद रखना तो कर सकते हैं, मंझौल गाँव में स्थित है। अब इस झील का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो यह 16 किलोमीटर। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण, अब किससे निर्माण हुआ है इसका, तो गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। इस झील में विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें हाइड्रा, यहाँ पे ये पहले ध्यान रखिएगा कि इसका निर्माण कांवर झील का गंडक नदी के कारण हुआ है। अब है इसमें हाइड्रा लेरिसिलाटा, पोन्टोमेंगटन, बेल्सनेरिया, लेप्स्ट्रास, निफेंसा, मिफोलोड्स, सर्पस वेटलवेरिया आदि प्रमुख हैं। इन झील में जाड़े के दिनों नवंबर से जनवरी में साइबेरियन क्षेत्र के प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए ये और प्रमुख हो जाता है। इस झील में क्या है, इस झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन, ध्यान रखिएगा, समझना होगा कि आखिर है ये क्या। तो देखिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। प्रमुख पक्षी, अब ये पूछेगा कि किस झील में है, तो ये आपका कांवर झील में किया गया है बर्ड बैंडिंग स्टेशन को, जो कि आपका बेगूसराय में। प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के अनुसार 60 प्रजातीय पक्षी मध्य एशिया से जाड़े के दिनों में यहाँ
मतलब 60 प्रजाति, 60 तरह के, और जो मध्य एशिया से हैं वो जाड़े के दिनों में यहाँ आते हैं। उनके अनुसार लगभग 106 प्रजाति के पक्षी यहाँ निवास करते हैं। झील के क्षेत्रफल में लगातार कमी आ रही है, जो चिंता का विषय है। भारी मात्रा में अपसादीकरण तथा यूट्रोफिकेशन अर्थात एल्गी एवं पौधे की मात्रा में वृद्धि होने से जल स्तर में कमी आ रही है। प्रोफेसर अशोक के अनुसार 1980 तक यह झील प्रवासी पक्षी का बृहद प्रजनन क्षेत्र था, जिसमें अब लगातार कमी आ रही है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है कुशेश्वर स्थान झील। हम लोग पहला पढ़ चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट झील जो है वो है कुशेश्वर स्थान झील। यह झील कहाँ है आपका? दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर से लेकर 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता है। ये घटते घटते रहता है इसका। वर्षा काल में झील का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। वर्षा काल में कमला, करेह आदि नदियों के जल स्तर में वृद्धि से इस झील की जलापूर्ति होती है। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं। यह झील मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर झील जो है आपका मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी पेलिकन डालमिटिया तथा साइबेरियन क्रेन जाड़े के मौसम में प्रवास करते हैं। 1972 ईस्वी में 1972 में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा है ये? देखिए, ये है आपका कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील को आपको पक्षी अभयारण्य पूछ देगा कि कब घोषणा किया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1972 में किया गया है, 1972 ईस्वी में। इस तरह के फैक्ट एंड डेटा जो भी है आपका वो पूछ लेते हैं बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका है घोघा झील। यह झील कटिहार जिले में है। सबसे पहली बात तो आपका लोकेशन पूछेगा, और उसके बाद अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होगा वो पूछेगा। तो देखिए, घोघा झील का लोकेशन क्या है, तो वो है कटिहार जिला। कटिहार जिला के मनिहारी में है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 5 किलोमीटर। औरों की अपेक्षा ये थोड़ा छोटा है। इस झील के आसपास कोई छोटी मोटी झीलें स्थित है, कई छोटी मोटी झीलें स्थित है। झील में जल का स्रोत मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी का भी जल है। इस झील में मानसूनी वर्षा से पानी आता है, साथ में महानंदा नदी, उससे भी इसमें जल की पूर्ति होती है। अब है इसका नेक्स्ट जो है आपका सिमरिया बख्तियारपुर झील। तो आइए देख लेते हैं इसको। सहरसा जिले, ये कहाँ है? सिमरिया बख्तियारपुर, ये सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण कई छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। इसमें जमुनिया, सरदिया, कुमिंबी, गोबरा आदि प्रमुख हैं। देखिए, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, पर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा पहले मत जाइए। आप 62 से लेकर 65 तक का या 66 तक का देखिए। आपको हर टॉपिक जो यहाँ पे जो भी रिवर अगर आ रहा है या झील आ रहा है या जलप्रपात आ रहा है, सारे से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इस सेशन को कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज जिस तरह से होगा आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, आप देखिएगा। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा, ताकि आपको एक तरह से दोबारा पढ़ने से, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका नॉलेज भी काफ़ी इन्हेंस होगा। तो आप पेशेंस रखिए, इसको अच्छे से समय दे के पढ़िए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी कि वेटलैंड। काफ़ी चर्चा में रहता है ये, आपका पीसीएस एग्जाम के साथ साथ यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेटलैंड। प्रायः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इससे। तो आइए हम पढ़ते हैं वेटलैंड के बारे में। किसको बोलते हैं? सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा ये कि एक्चुअली वेटलैंड होता क्या, आर्द्र भूमि क्षेत्र हम किसको कहते हैं? तो आइए जानते हैं। वह भूमि जहाँ पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन के सतह के पास है, या जहाँ भूमि का भाग उथले पानी के द्वारा ढका रहता है, उसे हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रामसर सम्मेलन, जो कि देखिए यहाँ पे आप ये 3 वर्ड याद रखिए, यहाँ 3 कीवर्ड। पहला तो है ये रामसर, पूछ देगा आपका कहाँ है, जहाँ ये वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, तो ये आपका है ईरान में। और पूछेगा कब इसका आयोजन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये 1971 यानी कि 1971 ईस्वी में हुआ था। अब इसके अनुसार आर्द्र भूमि, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो दलदली भूपट्टी, मतलब कि जो सॉइल है, लैंड है, उसका ऊपरी भाग आपका दलदली है, भूपट्टी मतलब ऊपरी सतह। अब देखिए, दलदली भूपट्टी अब वनस्पति पदार्थों से ढकी है। भूमि का प्राकृतिक या कृत्रिम अस्थायी अवस्था अस्थायी या अस्थायी होती है। तो इसमें जो भी पेड़ पौधा और जो पत्ते गिरते हैं उससे ये ढकी रहती है। उसको हम लोग ये 3 टाइप का बताया है, कौन कौन। तो आइए एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो जो दलदल है, फिर है दलदली भूपट्टी, और उसके बाद है वनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि, प्राकृतिक या कृत्रिम किसी प्रकार का।
अस्थायी या अस्थायी होती है। स्थिर या बहते हुए मीठे, अब आगे है, मीठे, खारे या नमक के पानी के क्षेत्र और समुद्री पानी के क्षेत्र जो ज्वार में 6 मीटर पानी में डूब जाते हैं, अर्थात पानी में संतृप्त भूभाग को हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। तो ये देखिए, आप इसको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आपको अच्छे समझ में आ जाता है कि रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपका आर्द्र भूमि हम लोग किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। इस प्रकार की भूमि या तो साल भर आर्द्र रहती है, आर्द्र मतलब गीला भीगा हुआ, या मौसम विशेष में प्रायः यह भीगा ही रहता है। अब जो है इसके बाद उत्तरी बिहार के मैदान में आर्द्र भूमि मूल रूप से मीठे जल के स्रोत के रूप में झील, मन, चौर, दियर आदि के रूप में पाई जाती है। देखिए उत्तरी बिहार में इस टाइप का जो मिलता है वो आर्द्र भूमि है। भारत में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण NWCP, ध्यान रखिएगा, जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो संस्था है वो NWCP है, के तहत 115 आर्द्र भूमि, देखिए टोटल आर्द्र भूमि चिन्हित की गई है। और इसमें टाइम टू टाइम ऐड होते रहता है, तो आपको इसको करंट से भी देख के चलना है। अगर कोई नया ऐड हुआ है तो आप उसको देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि अभी कितना है। यहाँ पे तो 115 दिया गया है, अगर कोई नया अगर जुड़ा है तो आप बिल्कुल बताइए उसको। अब जो देखिए बिहार में संरक्षित किए गए हैं 115 में से आर्द्र भूमि से बिहार में संरक्षित किए गए हैं, तो वो कौन कौन सा है, तो एक है आपका कांवर, बेगूसराय में है कांवरताल, और एक है आपका वारिला जो कि वैशाली में है, और जो तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में है। तो बिहार राज्य सिंचाई आयोग देखिए 1971 में राज्य के 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया है। तो कितने एरिया को किया है, तो ध्यान रखिएगा 3 लाख हेक्टेयर को, उससे भी अधिक को। आर्द्र भूमि पर्यावरण एवं जैव विविधता के साथ साथ आर्थिक एवं संसाधनात्मक महत्व भी रखती है, जैसे मत्स्य पालन, मखाना, सिंघाड़ा का उत्पादन होता है। बाढ़ नियंत्रण में भी निम्न भूमि चौर, मन, दियर, झील आदि उपयोगी हैं, क्योंकि बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल इनमें संग्रहित होता है। अगर देखिए किस तरह से ये बचाता है, अगर बाढ़ अधिक पानी आ गया तो ये पानी को संग्रहित कर लेता है, ये जितने भी आर्द्र भूमि जो भी चौर, मन, दियर, झील आदि जो हैं। अब उसके बाद देखिए बिहार की कुल आर्द्र निम्न भूमि 21% निजी स्वामित्व तथा 79% सरकारी है। जो कुल जो आर्द्र भूमि है उसमें 21% जो है निजी है, प्राइवेट है, और जो 79% है आपका वो सरकारी हाथों में है। अब आइए देखते हैं आगे। बिहार में लगभग समस्त आर्द्र भूमि क्षेत्र प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। तो बिहार का जितना भी आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो जो भी आपका फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर में है। घनी आबादी के कारण ऐसे क्षेत्रों के विभिन्न स्वरूप पर मानवीय उपयोग का संगठनात्मक दबाव बना रहता है। इन परिस्थितियों में आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु सभी संबद्ध विभागों से विभिन्न अवयवों पर ठोस एवं कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियमावली, ध्यान रखिएगा, 2010 को अवक्रमित करते हुए आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियमावली 2016 को लागू किया गया है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये 2016 में लागू किया गया है। बिहार राज्य के आर्द्र भूमि विकास का प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखिएगा 3 वर्ष का होता है। अब आइए देख लेते हैं जो राज्य में आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि प्राधिकरण है, उसकी शक्तियां निम्नवत होंगी। तो क्या क्या शक्तियां होंगी जिसके द्वारा निम्नांकित कार्यों का संपादन किया जाएगा, तो वो कौन कौन सा कार्य करेगी, आइए करके देख लेते हैं। तो पहला है आपका राज्य की आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं सतत विकास हेतु नीति निर्धारण तथा इस परियोजनार्थ राज्य सरकार को परामर्श देना। तो ये राज्य सरकार को इसके बारे में परामर्श देगी कि कैसे उसको संरक्षण करना है, उसका विकास करना है, और जो भी निधि निर्धारण, जो भी गाइडलाइंस देना होगा वो इसका काम हो गया। और उसके बाद जो दूसरा है आपका राज्य की आर्द्र भूमियों की पहचान एवं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि राष्ट्रीय जलीय परितंत्र संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित करते हुए अनुशंसा करना। फिर उसके बाद जो है आपका है आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियमों, जो कि 2010 अथवा इन नियमों को प्रतिस्थापित करने वाले आर्द्र भूमि संबंधी नियमों के अंतर्गत प्राधिकार को निर्दिष्ट कार्यों का संपादन करना। अब उसके बाद जो है आपका है राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंड के अनुसरण में विभिन्न विभागों की अधिकारिताओं के भीतर आर्द्र भूमियों की पहचान और वर्गीकरण संबंधी प्रेषित दस्तावेजों की समीक्षा कर अनुशंसा करना। ये ऐसे तो इतना आपको यहाँ से प्रश्न प्रायः नहीं बनता है इतना अंदर जाकर, लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट लगेगा, आप इसको देख ही लीजिए।
नेक्स्ट है आपका आर्द्र भूमियों की सीमा एवं जल ग्रहण क्षेत्र के बहुपक्षीय अधिकार संबंधी विवादों को हल करना। ये आपका पीटी के लिए तो नहीं, लेकिन आप मेंस में इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि अगर पूछ दिया क्या क्या आपका जो भी बोर्ड जो भी मेंबर उसके लिए एलोकेट है उनका क्या क्या कार्य है, वो आर्द्र भूमि संरक्षण में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये पॉइंट आपका काम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन हेतु अन्य राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग लेना। ये सब सारे कार्य यहाँ पे निर्देशित किया गया है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बिहार की प्रमुख जल भूमि यानी वेटलैंड, जो कि झील, चौर, मन और गोखुर झील। तो आइए ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो पहला है कांवर झील जो कि मंझौल बेगूसराय में है। उसके बाद है कुशेश्वर स्थान झील जो कि कुशेश्वर स्थान, और ये है आपका दरभंगा में। उसके बाद है आपका घोघा चाप झील, यह है आपका मनिहारी में, जिला आपका कटिहार है। उसके बाद है आपका सिमरी बख्तियारपुर झील जो कि सिमरी बख्तियारपुर में है, और इसका जिला अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका सहरसा होगा। नेक्स्ट है आपका उदयपुर झील, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका अगर मैं गलत नहीं हूँ तो या तो 64 या 65 में पूछा गया है। आप बताइए किस में पूछा गया, कमेंट करके। ये झील के बारे में पूछा गया और लोग उदयपुर देखकर अधिकतर राजस्थान लगा दिए। आपका यहाँ पे पूछा गया था कि उदयपुर झील जो है वो किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा ये झील जो है आपका उदयपुर में नहीं, सॉरी राजस्थान में नहीं, बल्कि आपका पश्चिमी चंपारण में एक जगह है उदयपुर, वहाँ है। उसके बाद है आपका भूसारा मन, ये कहाँ है, भूसारा में, जो कि मुजफ्फरपुर में है। फिर है आपका नेक्स्ट जो है ब्रह्मपुरा मन जो कि आपका मुजफ्फरपुर में है, और ये जिला भी इसका मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है आपका केसरिया चौर खेतर, ये मोतिहारी में है जो कि पूर्वी चंपारण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होता है मोतिहारी और बेतिया या फिर पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। तो ये मान लीजिए आपका उत्तरी इधर नेपाल हो गया, ये यूपी हो गया, ये सबसे किनारे आपका ये ध्यान रखिएगा वेस्ट में है, तो ये इसको बोलेंगे वेस्ट चंपारण। और इसका उसके बाद जो आएगा आपका पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण। और ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है आपका बेतिया है, और जो इसका हेडक्वार्टर है आपका मोतिहारी है। तो ध्यान रखिएगा ये कंफ्यूज मत होइए, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। यहाँ पे वेस्ट में है तो वेस्ट चंपारण, उसके बाद जो होगा ईस्ट चंपारण, और वो बोल दिया मोतिहारी तो मोतिहारी हेडक्वार्टर किसका है तो पूर्वी चंपारण का, और बेतिया किसका है तो यह है पश्चिमी चंपारण का, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है आपका चैता चौर, तो चैता चौर कहाँ है तो ये है आपका पिपरी पकरी में, इसका जिला इसका भी है पश्चिमी चंपारण। और उसके बाद जो है आपका मानसी चौर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं, देखिए आपका जो अभी हम लोग जल प्रपात पढ़े वो प्रायः कहाँ था, तो मान लीजिए पूरा बिहार है, तो ये जो रोहतास और आपका कैमूर वाला ये था जनरली रोहतास, यहाँ पे आपका था जितना भी जलप्रपात वाला एरिया था अधिकतर। एक ककोला तो यहाँ नवादा के पास था। और अभी जो जितना भी हम लोग ये आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र जो पढ़ रहे हैं वो अधिकतर आपका जो पाया जा रहा है इधर उत्तरी बिहार में, प्रायः ये आपका चंपारण वाला रीजन में, खगड़िया हो गया, ये सब रीजन में पाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कभी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा, अगर वो ध्यान रहे कि आपका वेटलैंड के बारे में यानी कि आर्द्र भूमि के बारे में पूछ रहा है, तो गलती से अगर आप साउथ बिहार का डिस्ट्रिक्ट को मत मार्क किया जाइएगा। एटलीस्ट अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जवाब जो होगा आर्द्र भूमि से रिलेटेड जनरली उत्तरी बिहार में होगा। नेक्स्ट जो है आपका हम लोग कहाँ थे, आइए हम देख लेते हैं मानसी चौर जो कि फुलिया खार में है, जो खगड़िया जिला में है। उसके बाद है आपका भरथुआ चौर, भरथुआ में है, ये मुजफ्फरपुर में है। ये सब जितने भी जिले यहाँ पे देख रहे हैं सब उत्तरी बिहार का पार्ट है, गंगा के उस पार। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है होगा भगवत चौर, बलुआ बाजार जो कि सहरसा जिला में है। उसके बाद है आपको देखिए बोरा चौर जो कि खरकता ताल में स्थित है, ये भी सहरसा में, ये भी उत्तरी बिहार में है। और उसके बाद जो है आपका परवा मुरली चौर, इसका स्थिति कुमारगंज जिला सहरसा। अब नेक्स्ट जो है आपका है मुरादपुर चौर, जिसका जो स्थिति है वो मुरादपुर में है, मतलब कहाँ है, और जिला वो क्या है सहरसा, ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर है।
उसके बाद जो है आपका है हरिया चौर, जो कि आपका अकीलपुर, ये है आपका सारण में, सारण यानी कि छपरा में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है आपका राघोपुर, ये है आपका इसका स्थिति है माजीपुर मनौलिया पैतिया, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर हम लोग जितने भी जलप्रपात, आर्द्रभूमि आदि था, वो सारे हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का ही पार्ट रहेगा, जलवायु एवं मिट्टी। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। ये आपका नेक्स्ट सेशन का पार्ट रहेगा, आपको बहुत जल्द ही ये नेक्स्ट सेशन लाया जाएगा। आप चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और आप क्वेश्चन को देखिए प्रीवियस ईयर का, और आपका देखिए जो मेन गोल है, आपका एम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करना और मार्क्स प्राप्त करना, वो आपका यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए। तो ठीक है, आपका सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में जल्द ही मिलेंगे। आप इस सेशन से जुड़े, आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।